हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट एग्ज़ाम। करंट एग्ज़ाम एक इनिशिएटिव लेकर आया है। देखिए, इस इनिशिएटिव में द हिंदू के एडिटोरियल्स को बताया जाएगा जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और ये क्लासेस होंगी सिर्फ वीकली होंगी, यानी कि केवल और केवल संडे को होंगी। मीडियम का प्रयास यही है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताया जाए। इंग्लिश में एडिटोरियल होगा, हिंदी में उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास रहेगा। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग 10 बजे सुबह हर रविवार को। और अगर टाइमिंग में कोई बदलाव आता है तो वो टेलीग्राम चैनल में जो करंट एग्ज़ाम का है उसमें आपको सूचित किया जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं है। तो ये पहले वीक जो अगस्त का पहला वीक था, जिसमें केवल अगस्त के 2 ही दिन थे, इन दोनों दिनों के जो एडिटोरियल्स हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है, ये GS2 में आता है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है। इसमें इंडिया और अमेरिका के बीच के रिश्तों की बात की गई है। रिश्ते मतलब शादी वाले नहीं, ट्रेड रिलेशंस। इसमें अमेरिका ने इंडिया पर 25% यानी 25% टैरिफ लगाया है और इसमें पेनाल्टी भी जोड़ा गया है। पेनाल्टी किन पर? ये लगेगा इंडिया से जो इंपोर्ट होंगे उन पर। आयात जो करेगा अमेरिका इंडिया से, उन सामानों पर ही 25% टैरिफ और पेनाल्टी लगाएगा। ये क्यों लगाया रहा है? देखो, इसका कॉजेज़ भी इसमें दिया हुआ है। एक तो इंडिया अमेरिका के अगेंस्ट जाकर रूस से ऑयल ले रहा है सस्ते दामों में, है ना। और क्या ले रहा है? मिलिट्री इक्विपमेंट, ठीक है, रक्षा उपकरण ले रहा है, ठीक। दूसरा, इंडिया अमेरिका से जो चीज़ें मंगाता है उन पर टैरिफ लगा रखा है। और दूसरा क्या किया है? नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर माने बहुत ज़्यादा कागजी वर्क, है ना, बहुत सारी ऐसी अड़चनें जिनसे रेवेन्यू नहीं मिलता है, ठीक है। टैरिफ बैरियर यानी जिनसे हमें पैसा मिलता है। नॉन टैरिफ बैरियर माने जहाँ पर पैसे की बात नहीं है। देखिए, साधारण शब्दों में समझिए, टैरिफ माने जहाँ पे हमें पैसा मिले, नॉन टैरिफ माने जहाँ पर हम प्रोसेस को बहुत जटिल बना दें, ठीक है, कागजी वर्ग एकदम बढ़ा दें, है ना। तो ये चीज़ें करी हुई है। इससे क्या है? अमेरिका भारत को जो सामान बेच रहा है या भेज रहा है उसमें कठिनाई हो रही है, ठीक है। और तीसरा बात क्या थी? तीसरा था कि मिनी डील जो होने वाली थी इंडिया और अमेरिका के बीच। सुना होगा आपने अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि मिनी डील होने वाली थी। मिनी डील मतलब ऐसे समझिए कि मिनी डील का मतलब ये है कि हमने और मेरे दोस्त ने एक एग्रीमेंट किया कि हम दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। ये हो गई एक मिनी डील। अब कैसी सहायता करेंगे वो धीरे धीरे आगे हम लोग डिसाइड करते जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम अपना जो बायलैटरल ट्रेड है अमेरिका के साथ उसको धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो उसको बढ़ाने से पहले जो हमारा जो सबसे पहली डील होती है, एक कहते हैं ना सतही कार्य, ऊपर ऊपर से जो काम हो जाए कि हाँ भाई हो गया, डील हो गई। अब क्या हुई पता नहीं है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे, दोनों सरकारें मिलकर डिसाइड करेंगे। तो वो हो गया मिनी डील। तो अब क्या हुआ कि इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उसने मिनी डील के बारे में बात ही करना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं मेन कारण जिसकी वजह से अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया और पेनाल्टी भी लगा दिया। पेनाल्टी क्यों लगा? क्योंकि हम रूस से ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट ले रहे हैं, अमेरिका से ले नहीं रहे। जब अमेरिका से लेंगे नहीं तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। मेन जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, पॉइंट ऑफ कंटेंशन मीन्स दोनों के बीच जो तकरार चल रही है वो क्या है कि भाई अमेरिका कह रहा है कि इंडिया अपना टैरिफ घटाए जो अमेरिका के सामानों पे लगाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा कि अमेरिका को भारत अपना मार्केट दे। भाई मार्केट क्या है?
इतनी सारी जो पॉपुलेशन है उसको कुछ ना कुछ चाहिए, भैया हमें आईफोन चाहिए, हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए। तो जो चीज़ें अमेरिका से आ रही हैं वो अभी कम आ रही हैं। अमेरिका क्या चाहता है कि हमें भारत अपना पूरा का पूरा मार्केट ओपन करके दे, ताकि हम अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बेच सकें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अमेरिका चाहता है जिस पर अभी भारत सहमत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कह रहा कि भैया हम अपना मार्केट खोल देंगे ना, तो हमारा एग्रीकल्चर और डेयरी जिस पर बहुत ज़्यादा लोग निर्भर करते हैं वो सब परेशान हो जाएंगे। उनके लाइवलीहुड, जीवन यापन के जो है लाले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से अच्छा सामान आएगा, या हो सकता है कि वहाँ से अच्छा सामान आएगा और टैरिफ कम करने से वो सस्ता भी मिल सकता है। टैरिफ कम कर देंगे तो जो हमारे भारत में बना हुआ मिल रहा है वो महंगा मिलता है। बाहर से जब सामान आएगा उसमें टैरिफ हम कम कर देंगे तो वो सस्ता मिलेगा। तो इससे क्या होगा? अमेरिका का ज़्यादा बिकेगा, भारत का कम बिकेगा, तो भारत का जो लाइवलीहुड है वो लोगों का समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसलिए भारत क्या कह रहा है, भैया हम तो रिंग फेंसिंग करके रखेंगे एग्रीकल्चर और डेयरी का, यानी इसमें हम जो सब्सिडी दे रहे हैं, जो भी हमारी योजनाएं हैं, वो किसी भी प्रकार से अमेरिका और भारत के बीच होने वाले ट्रेड डील से कभी भी उन पर कोई फ़र्क हम नहीं पड़ने देंगे। ठीक है, तो ये मेजर कारण है जिसकी वजह से ये टैरिफ वगैरह लगाया गया है। ठीक है, इसका प्रभाव पहले हम देख लेते हैं, प्रभाव क्या पड़ेगा टैरिफ का और पेनल्टी का प्रभाव क्या पड़ता है। भाई देखो, जब भारत के सामान जो अमेरिका पे जा रहे हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो वो महंगा बिकेगा अमेरिका में। तो उससे क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो हमारे सामान की घट जाएगी। कॉम्पिटिटिवनेस मीन्स कि अमेरिका का सस्ता बिकेगा, दूसरे देशों का सस्ता बिकेगा, हमारा महंगा बिकेगा। जब हमारा महंगा बिकेगा तो कोई लेगा नहीं। ठीक है, और किससे हमारा कंपटीशन है? साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनसे हमारा कंपटीशन है। ठीक है, तो ये हमारा, तो ये टैरिफ और पेनाल्टी का हमारे सामानों पर बुरा असर पड़ेगा, हमारे भारत की जो एक्सपोर्ट है उस पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, एक डाटा है उसको ध्यान रखना है कि भारत कई देशों को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अपना सामान बेचता है कई देशों को। तो उस लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा बेचता है वो एक लिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जो 5वें नंबर पे है वो है अमेरिका। यानी विश्व के सभी देशों जहाँ जहाँ भारत का सामान जाता है उस लिस्ट में अमेरिका 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये था एक आर्टिकल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। इसी तरह से हम बाकी के आर्टिकल्स देख लेते हैं। अगला आर्टिकल है जिसमें निसार की बात की गई है। निसार क्या है? देखो, ये एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है, जिस पर नासा यानी अमेरिका और इंडिया यानी इसरो, इन दोनों ने काम किया है। ये GS3 का पार्ट है, पहले बता दूं, ये GS3 का पार्ट है साइंस और टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इसमें नासा और इसरो ने मिलकर निसार सैटेलाइट है जो ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। यानी कि जो जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सतह होता है इसमें जो भी चीज़ें जैसे मिट्टी है, सॉइल है ना, मैंग्रोव्स है, इन सब को ये स्टडी करेगा। इसकी मदद से जो अर्थ का सरफेस है उसके बारे में हम जान पाएंगे कि उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो देखो, इस मिशन का नाम दिया गया है GSLV-F16 मिशन। ठीक है, इसमें GSLV क्या है? इसमें GSLV है इसरो के द्वारा बनाया गया रॉकेट व्हीकल जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है अंतरिक्ष में। तो ये हो गया GSLV। ठीक, ये मिशन का नाम याद रखना है। ठीक है, 30 जुलाई को, ये भी याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद निसार का फुल फॉर्म क्या दिया है इसमें? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर
रडार। साधारण शब्दों में समझिए ये एक तरह का एंटीना है, जो टीवी में एंटीना लगा होता है वैसा ही एंटीना है, जिसका यूज़ हम करेंगे अर्थ को ऑब्ज़र्व करने पे, उसके सरफेस को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। इसका वेट भी दिया हुआ है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर ठीक है, पढ़ लेते हैं। 2.8 टन। ठीक। अब ये इतना पावरफुल है कि अगर चाहे यहाँ पे बादल हो, चाहे इसमें सतह में वेजिटेशन हो, यानी कि पेड़ पौधे हों, चाहे जो भी हो, कोई क्रॉप हो, तब भी यह अर्थ की सरफेस को स्टडी करने में सक्षम है। इसका जो डाटा होगा वो फ्रीली एक्सेसिबल होगा। इसमें दो मेन बैंड है। बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। जो रडार यूज़ होगा उसमें दो तरह की फ्रीक्वेंसी होंगी, एक है एल बैंड, एक है एस बैंड। यानी ये फ्रीक्वेंसी है, दो अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी है जिनका यूज़ करके हम सरफेस को स्टडी करेंगे। ठीक है। और एप्लीकेशन अगर हम देखें, एप्लीकेशन मतलब कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया मैंग्रोव कहाँ तक फैला है, उसमें ग्रोथ हुआ है या डिटीरियोरेट हुआ है, इसके बारे में पता चलेगा। दूसरा अर्बन सब्सिडेंस। अर्बन सब्सिडेंस का मतलब कि जैसे शहरों में ग्राउंड वाटर हमने निकाला, ठीक है, पृथ्वी के अंदर का जो वाटर है हमने उसको निकाल लिया, तो अभी तक वहाँ पे वाटर था, अब निकाल लिया जब पानी तो वहाँ पे हो गया स्पेस, खाली जगह। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर जो मिट्टी थी या जो सतह थी वो अब धंस जाएगी नीचे। जब बहुत बड़े लेवल का पानी वहाँ से निकाल लिया गया तो जो सरफेस बनेगा तो वहाँ पे पृथ्वी धंसेगी, तो इसको बोलते हैं अर्बन सब्सिडेंस। ठीक है। तो इसके बारे में भी पता चलेगा। क्रॉप सॉइल इंटरेक्शन मतलब, क्रॉप सॉइल इंटरेक्शन मतलब कि किस एरिया का सॉइल किसी क्रॉप को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए अच्छा है, इसके बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, कि इस एरिया में ज़्यादा वेजिटेशन हो रहा है, क्रॉप हो रही हैं, और किसी एरिया में कम हो रही है, तो इसके बारे में भी पता चलेगा। फिर काल्विंग रेट्स इन पोलर आइस शेल्फ्स। काल्विंग रेट का मतलब जैसे एक एरिया है, यहाँ पे पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हुआ है, पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कुछ पार्ट बर्फ़ का इस एरिया से कट के समुद्र में मिल गया। ठीक। तो इस चीज़ को ही बोलते हैं काल्विंग रेट, मतलब किस रेट से जो बर्फ़ है, वो जो बर्फ़ की सतह थी उससे कट कर समुद्र किस रेट से मिल रही है, ये चीज़ है काल्विंग रेट्स इन पोलर आइस शेल्फ्स। ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। ठीक। नेक्स्ट है कि इसका जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे इससे, उसका हम किस प्रकार से यूज़ कर सकें, किस चीज़ में, डिज़ास्टर रिस्क को कम करने में। डिज़ास्टर रिस्क माने जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे अर्थक्वेक है, बाढ़ है जो इस समय अभी चल ही रही हैं, तो इन सब चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए, नुकसान को कम करने के लिए निसार के माध्यम से जो डाटा कलेक्ट होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसी संबंधित एक मेन चीज़ इसमें दिया है सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, ये 2015 में, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में साइन किया गया था, जो कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। ठीक है। बस आप इतना जान लीजिए कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, प्राकृतिक आपदा को कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया 2015 में। अब आप कमेंट करके बताइए कि सेंडाई किस देश में है, सेंडाई किस देश में है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, नासा और इसरो जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इसका भारत के इमेज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले तो ये प्रभाव हुआ कि इंडिया पर अब लोग विश्वास करेंगे। कौन लोग, विश्व के देश, अलग अलग देश, इंडिया पर अब विश्वास बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि निसार जैसा हाई वैल्यू हार्डवेयर को भारत ने बिना किसी प्रॉब्लम के लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है। तो एक तो ये हुआ, तो इससे क्या होगा कि अब बाकी देश भी इसरो को अपने अपने सैटेलाइट प्रक्षेपित करने के लिए अप्रोच करेंगे। इससे भारत को पैसा मिलेगा, और वो पैसे का प्रयोग भारत कहाँ करेगा,
साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए। ठीक है, तो एक ये फ़ायदा हुआ। दूसरा ये फ़ायदा हुआ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हुआ। भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का फ़ायदा हो रहा है कि सस्ते दामों पर हम अपने सैटेलाइट्स को भेज सकते हैं, सस्ते दामों पर हम नए उपकरण विकसित कर सकते हैं जिसका प्रयोग हम प्राकृतिक आपदाओं, डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर या उससे जो उत्पन्न रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। अब इसमें 2-4 चीज़ें हैं कि और क्या अच्छा किया जा सकता है। तो इसरो को क्या करना चाहिए कि भाई अपना जो फ्रिक्वेंसी है, जो बैंड होती है ना, जैसे मैंने अभी बताया एल बैंड, एस बैंड, वैसे ग्राउंड में जो ऑब्जर्वेटरीज होती हैं, यानी कि जो सैटेलाइट से जो हमें डाटा प्राप्त होता है वो ग्राउंड में कहीं ना कहीं जाता है, तो वो जो ग्राउंड मशीनरी होती है वो के बैंड का प्रयोग करती है। ठीक है, तो उस नेटवर्क को हमें और मजबूत करना है और इंटीग्रेट करना है। यानी कि सिंपल सा मतलब समझो कि इसरो को भी क्या करना है, इसरो को भी करना है अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए क्या करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना है। तो इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, सरकार तो ज़्यादा दे नहीं सकती, उसके तो हाथ बंधे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए इंसेंटिवाइज करना है, इंसेंटिव देना है प्राइवेट सेक्टर को। तो ये चीज़ हमें अभी करनी है। और दूसरा, जब हम प्राइवेट सेक्टर को बुला रहे हैं कि भाई आओ हमारे साथ स्पेस से रिलेटेड चीज़ें बनाओ, तो उसमें से जो डाटा जो हमारा कलेक्शन होगा, तो प्राइवेट और सरकार के बीच, प्राइवेट सेक्टर और सरकार के बीच उसको कैसे शेयर करना है, उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी बनाना होगा, फाइनलाइज करना है। ठीक, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल निसार से रिलेटेड। इससे क्वेश्चन आते हैं प्री में भी और मेंस में भी, पहले भी आए हुए हैं, अभी भी आएंगे जब तक ये चलता रहेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब अगला देखते हैं। ये आर्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी GS2 सोशल जस्टिस का पार्ट है। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात की गई है, जिसमें कई ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाए गए हैं। आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल इसको ज़रूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो किस बारे में है, वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी जो हमारी शुरुआत होती है एजुकेशन का, तो उसमें उसके पहले जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसके बारे में। जैसे अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ें तो आप शिशु में पढ़े होंगे, प्राइवेट में पढ़ें तो LKG EKG, आजकल पता नहीं क्या कौन कौन सा KG चल रहा है, तो उसमें होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, खेल से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें साइकोमोटर एक्टिविटी होती है। साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब दिमाग और हाथ पैर का जो संतुलन है वो बढ़िया बनाने के लिए तरह तरह के खेल कराए जाते हैं। तो अब गवर्नमेंट NEP 2020 के माध्यम से गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, जो प्राइवेट स्कूल में पहले से चल रहा है, तो NEP 2020 के माध्यम से गवर्नमेंट स्कूल्स में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी कि अभी तक जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी इन द सेंस कि गवर्नमेंट स्कूल में सीधे शिशु या 1 से स्टार्ट होता था, प्राइवेट स्कूल में उससे भी पहले 2-3 कक्षाएं पढ़ाई जाती थी। पढ़ाई मतलब उसमें चीज़ें सिखाई जाती थी। तो ये अभी तक भिन्नता थी, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट स्कूल की ओर भाग रहे थे। तो अब सरकार ने NEP 2020 के माध्यम से इस भिन्नता को ख़त्म करने का प्रयास किया है। इसको बोलते हैं प्री स्कूल क्लासेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्री स्कूल क्लासेस। इसमें 3 से 6 साल के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल्स की तरह ही सिखाया जाएगा। ये अभी तक आंगनवाड़ी में सिखाया जाता था, तो आंगनवाड़ी में अभी तक 3 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन दिया जाता था। पर आंगनवाड़ी का ये मेन उद्देश्य नहीं है। मेन उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य आंगनवाड़ी का है कि जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका, और जो गर्भवती माताएं हैं उनका स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, ये आंगनवाड़ी का मेन उद्देश्य था। पर बीच में क्या हुआ, आंगनवाड़ी मुख्यतः प्री स्कूल क्लासेस के लिए जाने लगी। तो अब सरकार को क्या करना पड़ा कि NEP 2020 के माध्यम से अब सरकार ने क्या किया कि प्री स्कूल क्लासेस अब दिए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, ताकि आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं
वो अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सके। और वो मूल उद्देश्य अभी मैंने बताया क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे और गर्भवती माताओं की पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूर्ण करना। तो प्री स्कूल क्लासेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए एनईपी के माध्यम से 3 स्ट्रक्चरल चेंजेस लाया गया। 3 स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है? पहला क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को एक्सपैंड किया जाए, बढ़ाया जाए, इसका विस्तार किया जाए। कब तक? 2030 तक। टारगेट क्या है? 2030 तक इसको यूनिवर्सलाइज किया जाए, यानी कि हर गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ लागू हो जाए 2030 तक, हर हाल में। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए 2030 तक का समय दिया गया है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे चीज़ें करनी होंगी, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे कुछ, है ना, फाइनेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जिनको रिक्रूट करेंगे उनको ट्रेनिंग करना है, उनको ट्रेनिंग देना है ना, स्किल करना है इस सेक्टर में, इस एरिया में। इसलिए 2030 का समय रखा गया। और ये जो प्री स्कूल है, जो 3 प्री स्कूल क्लासेस हैं, 3 प्री स्कूल जो क्लासेस हैं, इनका नाम भी रखा गया क्या? बाल वाटिका 1, 2, 3। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने समग्र शिक्षा स्कीम के तहत बजट ऑलरेडी अलोकेट कर दिया है इस चीज़ के लिए। ठीक, अब आप कमेंट करके ये बताइए कि समग्र शिक्षा स्कीम कब लॉन्च हुई थी। इसमें कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, जैसे कि जो फंड हम देंगे उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो। ये जो प्रोविज़न हम लागू कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर का, यानी कि 3 प्री स्कूल क्लासेस का, मॉनिटरिंग की कमी की वजह से हर स्कूल में लागू कर पाना संभव नहीं होगा। ये एक समस्या हो सकती है। ठीक है, दूसरी समस्या क्या है? ट्रेनिंग तो आप जानते हैं किस तरह की मिलती है। ट्रेनिंग तो देने का प्रयास होता है, पर उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये था पहला स्ट्रक्चरल चेंज, क्या कि ईसीसीई को, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर को एक्सपेंड करना है। दूसरा चेंज क्या है कि जब हम अर्ली चाइल्डहुड केयर को गवर्नमेंट स्कूल में लागू करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आंगनवाड़ी में बच्चे जा रहे थे, अब वो गवर्नमेंट स्कूल में वापस आएंगे। आंगनवाड़ी में कई कारणों की वजह से बच्चे जा रहे थे, जैसे कि वहाँ पे भोजन मिल जाना, पढ़ाई का कम होना, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। भाई सरकारी स्कूल में तो वही जा रहा है ना जो प्राइवेट में नहीं पढ़ा पा रहा है। अब क्या होगा? अब परसेप्शन बनेगा कि गवर्नमेंट स्कूल में भी भाई प्री स्कूल क्लासेस दी जा रही हैं, यानी कि अब वहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी। तो पढ़ाई की वजह से अब आंगनवाड़ी से जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल में लेके आएंगे। देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रिवन बाय परसेप्शन दैट स्कूल्स ऑफर बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि ये एक दृष्टिकोण बनेगा कि स्कूल ज़्यादा अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देते हैं। इस वजह से अब पेरेंट्स आंगनवाड़ी में बच्चों का दाखिला ना कराकर गवर्नमेंट स्कूल में लेके आएंगे। तो इसी दिशा में एक मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है, पोषण भी पढ़ाई भी। तो अब ये बताना है, ये कमेंट करके बताइए कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी। पोषण भी पढ़ाई भी स्कीम कब लॉन्च की गई? इसमें भी एक इशू आ सकता है कि जब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने लगेंगे तो जो प्री स्कूल में जो नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं उसकी जगह कहीं बहुत ज़्यादा केवल पढ़ाई पर ही ध्यान न दिया जाने लगे, खेल कूद एकदम से रोक नहीं दिया जाए, केवल पढ़ाई पर ही फोकस करने लगेंगे, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें करना है क्या है कि खेल को सेंटर ऑफ एजुकेशन बना के रखना है। प्री स्कूल के टाइम पे थोड़ा थोड़ा चीज़ें सिखानी है और खेल कूद को एकदम केंद्र में रखना है। तो हमने ये 2 स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात कर ली। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है? अभी हमने बताया कि जब बच्चे आंगनवाड़ी से निकल के गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो अब क्या होगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब फिर से 0 से 3 साल के बच्चों जो कि घरों में रह जा रहे थे, किसी कारण से आंगनवाड़ी या गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला नहीं ले रहे थे, उन पर फोकस करेंगे। वो घर घर जाकर बच्चों का एडमिशन कराने में मदद करेंगे और उनके पोषण पर भी ध्यान देंगे। यहाँ पर देखो, पेरी प्री स्कूल एट 50 स्टडी इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड येल यूनिवर्सिटी स्टडी इन उड़ीसा विद प्रथम। ये एक रिसर्च किया गया जिसमें बताया गया कि होम विजिट शुरुआती चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम पे
एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है, ठीक है, जो इन्होंने छोड़ दिया था अब तक, क्योंकि होम विज़िट करना थोड़ा मेहनत का काम हो जाता है, इस वजह से इन्होंने होम विज़िट करना छोड़ दिया। तो अब क्या होगा, ये फिर से होम विज़िट करेंगे। इससे क्या होगा, जो बच्चे रह जा रहे थे उनको भी दाखिला मिलेगा, उनके पोषण पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने ऑलरेडी 2 अभियान चला रखे हैं। एक ICDS है, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये कब लॉन्च किया था, 1975 में। एक पोषण अभियान है, ये कब लॉन्च किया था, आप कमेंट में बताइए। तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। अगेन ये GS2 से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये इंडिया और मालदीव के जो रिलेशंस है उनके बारे में डिस्कस करता है। अभी रिसेंटली मोदी जी गए थे मालदीव, वहाँ के 60th इंडिपेंडेंस डे पे। बीच में अभी जो रिलेशंस में गड़बड़ी आई थी, जिसमें मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन वगैरह चले थे, तो उससे दोनों देशों के संबंधों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी। तो अब मोदी जी मालदीव के 60th इंडिपेंडेंस डे पे गए हैं, जिससे अब धीरे धीरे दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड वगैरह को बढ़ोतरी मिलेगी अब। तो वहाँ पे जाने से क्या क्या हुआ है, कौन कौन से समझौते हुए हैं, सरसरी निगाह से देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है पर जानना ज़रूरी है। एक 565 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि एक तरह से फंडिंग की गई है मालदीव को, $565 मिलियन। और जो पहले लोन्स दिए गए थे, यानी लाइन ऑफ क्रेडिट, वो लोन ही होता है एक तरह का, तो उस पर 40% की राहत दी गई है। ये डेवलपमेंटल नीड्स के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। अक्सर आप इन लाइन ऑफ क्रेडिट को न्यूज़ पे देखेंगे। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और मालदीव के बीच में किया जाएगा, उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। कुछ MOUs बनाए गए हैं। MOUs माने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर हम सहमति बन गई है कुछ चीज़ों के लिए। किन किन चीज़ों पे, फिशरीज़, मत्स्य पालन, मेटेरोलॉजिकल साइंस, यानी कि जो ये क्लाइमेट वगैरह, वेदर कंडीशंस पे जो डाटा शेयरिंग होता है एक दूसरे से, डिजिटल सॉल्यूशंस, यानी कि जो डिजिटल इश्यूज़ हैं उन पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। इसी तरह से इंडिया का रुपए है, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपए। मालदीव का करेंसी है रुफिया, रुफिया मालदीव की करेंसी है। तो अब इस पर भी एग्रीमेंट हुआ है, क्या है कि रुपए और रुपया नेशनल करेंसी पेमेंट एग्रीमेंट, यानी हम मालदीव से कुछ खरीदें तो हम अपना रुपए में पेमेंट कर दें उन्हें, और जब वो हमसे कुछ खरीदें तो हम उनकी करेंसी में पेमेंट कर दें, समझे। तो हम एक दूसरे की करेंसी पे पेमेंट करेंगे जो भी हम एक दूसरे से खरीदेंगे। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ है। और पहले भी इंडिया और मालदीव ने सिक्योरिटी पार्टनरशिप डेवलप किया हुआ है इंडियन ओशन पे। इंडियन ओशन पे एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाया है। किसने, इंडिया और मालदीव ने, ठीक है। मोदी साहब का वहाँ जाना क्या दर्शाता है कि इंडिया अपना जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको कैरी ऑन कर रहा है। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ था, ठीक है। अगला आर्टिकल आप देखते हैं, ये आज का लास्ट आर्टिकल है। ये GS3 से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट में, यानी मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। तो मैंग्रोव्स का हमेशा से बड़ा रोल रहा है किसमें, हमारे कोस्टल एरियाज़, जो तटीय इलाके हैं उनको सुरक्षित रखने में। किन से, सुनामी से या कटान से, है ना, तो इनसे हमें बचाते हैं। तो मैंग्रोव तो हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पर हमने कभी भी मैंग्रोव्स को अपनी जो पॉलिसीज़ हम बनाते हैं उस पर कभी भी केंद्र में स्थान नहीं दिया है। तो ये जो आर्टिकल है इसी के बारे में डिस्कस करता है कि हमें मैंग्रोव्स को अपनी पॉलिसीज़, अपनी नीतियों में केंद्र पर स्थान देना होगा, क्योंकि मैंग्रोव्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये वाइटल रोल है प्ले करते हैं
इन एंकरिंग कोस्टल इकोनॉमीज़, है ना भाई। जब कोस्ट हमारे तटीय इलाके सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम वहाँ से व्यापार वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ ही कह रहा है। और दूसरा कि प्रोटेक्टिंग मिलियंस फ्रॉम क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। क्लाइमेट एक्सट्रीम्स मतलब वही सुनामी, है ना, साइक्लोन्स, ये सब जब आते हैं तो हमारे तटीय इलाकों को बहुत नुकसान होता है। तो मैंग्रोव वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर ये हमारा तट है, इधर से साइक्लोन आ रहा है, अगर यहाँ पे मैंग्रोव नहीं है तो वो डायरेक्ट तट पर नुकसान पहुँचाएगा। पर यहाँ पे अगर हमारे मैंग्रोव हैं तो क्या होगा, जो साइक्लोन की जो स्पीड है वो इन मैंग्रोव्स की वजह से थोड़ा कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे हानि कम होगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। मैंग्रोव बफर का काम करते हैं। बफर यानी कि ये चीज़, साइक्लोन की गति धीमी हो जाना, सुनामी से हमारे तटीय इलाकों में कम हानि पहुँचना, तो ये एक बफर का काम करते हैं। अब जब यहाँ पे मैंग्रोव होंगे, मैंग्रोव एक तरह से समझ लो कि एक खारे पानी पे उगने वाली झाड़ियाँ या पेड़ पौधे या वनस्पति हैं, ठीक है। तो जब झाड़ियाँ होंगी, पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फिशरीज़, है ना, तरह तरह के अन्य जीव वहाँ पर निवास करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो तटीय इलाके हैं वहाँ के लोगों का लाइवलीहुड क्या होगा, मत्स्य पालन, ठीक, यानी फिशरीज़ वहाँ का मेजर लाइवलीहुड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें कहा है। मैंग्रोव को और क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, ठीक है। और एक और चीज़ बोलते हैं नेचुरल कैपिटल। ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये टर्म देकर पूछ लिया तो क्या होगा। टर्म मतलब ये अगर उसमें पूछा कि नेचुरल कैपिटल इनमें से किसको बोला जाता है, मैंग्रोव दे दिया और बाकी अदर ऑप्शन दे दिया। अगर आपको पता है तो आप तो सही आंसर टिक कर लेंगे कि मैंग्रोव है, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से ब्लू कार्बन इकोसिस्टम भी मैंग्रोव को ही बोलते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए बताया है कि हमें कैसे मैंग्रोव का लाभ लेना है, कैसे हमें मैंग्रोव को अपने पॉलिसीज़ में केंद्रीकृत करना है, अपनी पॉलिसीज़ को। पहला इसमें दिया है कि सैटेलाइट एंड ड्रोन डाटा विद एडवांस्ड जियोस्पेशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथ्म have improved accurate mangrove mapping and blue carbon quantification. This is crucial for informing policies and restoration efforts. ठीक, तो अब हम क्या करना है, हमारे पास सैटेलाइट है, ड्रोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इनसे जो डाटा कलेक्ट होता है इसका हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ में, कि मैंग्रोव की सही स्थिति अभी क्या है और मैंग्रोव को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उनका एरिया कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो वो डाटा उन डाटा के माध्यम से हम अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं टू इम्प्रूव कंडीशंस एंड एरियाज़ ऑफ मैंग्रोव्स। अब देखो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी दी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं पर टू अंडरस्टैंड मैंग्रोव कितने इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज वैल्यूएशन ऑफ मैंग्रोव्स रेंजेस फ्रॉम 3,535 million in Pichavaram, Tamil Nadu to 664 billion rupees in Sundarbans. इसी तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन alone is valued at 462 million rupees per year in Sundarban, reflecting the ecological and economic importance of this habitat. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कि कार्बन जो हम इतना उत्सर्जित करते हैं, चाहे वो थर्मल प्लांट से हो चाहे अन्य माध्यमों से हो, उसको ये सोख लेते हैं। दूसरा, इनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन एफर्ट्स, मतलब जो तटीय इलाकों में लोग रह रहे हैं जैसे फिशर फॉक हैं यानी जो मछली पालन करते हैं, तो उनकी मदद ले सकते हैं, उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव दी हेल्थ ऑफ मैंग्रोव। इसका एक और फ़ायदा अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब ये मैंग्रोव इम्प्रूव होगा तो वहाँ पे मत्स्य पालन भी बढ़ेगा तो वहाँ का जो कम्युनिटी है उनका लाइवलीहुड भी अच्छा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जब जो डेंस एरियाज़ होते हैं अर्बन सेटिंग्स में, अर्बन एरियाज़, वहाँ पे मैंग्रोव्स ज़्यादातर डिस्ट्रेस्ड होते हैं। डिस्ट्रेस्ड मतलब ख़राब हो जाते हैं। ये ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड ओनरशिप मॉडल्स। इंटीग्रेटेड
ओनरशिप मॉडल बनाए जा सकते हैं, जैसे इको डेवलपमेंट कमेटीज़, या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़। ठीक है, तो अर्बन मैंग्रोव्स को बचाने के लिए इको डेवलपमेंट कमेटी या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बना सकते हैं, ताकि जो डिस्ट्रेस्ड और पोल्यूटेड या जो ख़राब होने की कगार पर हैं शहरों में, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में, वहाँ पे उन मैंग्रोव्स को बचाया जा सके। एक चीज़ और है कि मैंग्रोव्स अगर हेल्दी रहे तो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं, जैसे एक्वाकल्चर, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, इको टूरिज़्म एक्सेट्रा। ठीक है, तीसरा, इनको प्रमोट करने के लिए और क्या कर सकते हैं, सिटीज़न साइंस का हम यूज़ कर सकते हैं। सिटीज़न साइंस मतलब कि जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनको स्किल कर सकते हैं। ठीक है, और इकोसिस्टम जो है वहाँ का मैंग्रोव का, उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो सिटीज़न साइंस का मतलब कि लोगों को, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको स्किल करना, उनको और मैंग्रोव के फ़ायदों के बारे में बताना, ताकि वो अपना ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करके मैंग्रोव एरियाज़ को और हेल्दी बना सकें। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि कई तरह के इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैंग्रोव मित्र। इनका हम हेल्प ले सकते हैं। इनकी मदद से जो अर्बन सिटीज़न हैं और लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, इंगेजमेंट इसको बढ़ा सकते हैं, और इसका फ़ायदा हमें कंजर्वेशन पे, मैंग्रोव कंजर्वेशन करने पे मिलेगा। ठीक है, एक और चीज़ है कि मैंग्रोव हेल्थ टूल बनाया जा सकता है। मैंग्रोव हेल्थ टूल क्या है, ये इंक्लूड करेगा, इसमें होगा इंडिकेटर्स, जो कि मैंग्रोव एरिया में अगर कोई चेंज आता है तो ये तुरंत इसमें इंडिकेट हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइमिंग ऑफ फ्रेश वाटर फ्लोज के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, फ़िश की क्या डाइवर्सिटी है, वहाँ पे कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, इस तरह की चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो कुल मिलाकर ये मैंग्रोव हेल्थ टूल एक तरह का इंडिकेटर होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि मैंग्रोव के हेल्थ में सुधार हो रहा है या गिरावट आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आर्टिकल भी हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हर रविवार को आर्टिकल्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें सरल भाषा से पढ़ाने का प्रयत्न रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।